Hello students, welcome to our channel Decode Sociology. I hope you all are doing good. As you know that you have your exam on 10th of September, the exam which is going to be reconduct by NTA. ठीक है। और मैंने इसके लिए एक रोड मैप रेडी कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में शायद आप देखे हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको विजिट कीजिए, उस वीडियो को, और उसको देखिए। और उसमें मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेके आऊंगा मैं। ठीक है, सारे ईयर्स का 2021 से लेके 2021 तक, 2021 से लेके 2025 तक का। ठीक है। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। और आज ये वीडियो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025 दिसंबर का पेपर लेके। ठीक है। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में आएगा। ये पार्ट वन है। क्यों? क्योंकि जो डिटेल एनालिसिस होता है उसमें बहुत टाइम लगता है करने में, और 100 क्वेश्चंस आई थिंक 3 घंटे अप्रोक्स लग जाएंगे। उतना बड़ा वीडियो देखते देखते आप भी बोर हो जाओगे, और मेरा भी बोलने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने सोचा इसको दो पार्ट में लाते हैं। 50 क्वेश्चंस अभी करते हैं और 50 क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं। सिंस मैं अभी अपने दिल्ली में नहीं हूं, ठीक है, तो मैं अपने स्टूडियो में नहीं जा पा रहा हूं। इसके वजह से मैं आपको सामने आके नहीं पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है। और इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूँ, पर कोई बात नहीं, कंटेंट में कुछ कमी नहीं आएगा। सारा चीज जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग डिजास्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये जो डिजास्टर्स हुए हैं, इन डिजास्टर्स को आपको क्रमानुसार, लाइक कौन सा पहले हुआ है उस हिसाब से करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है बीपी ऑयल एक्सप्लोजन इन गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये हुआ था 2010 में। ठीक है। ये मतलब यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर माना जाता है इसको। ठीक है। सेकंड आता है टोरी कैनियन ऑयल सिक। ठीक है। ये 1967 में हुआ था। ठीक है। और ये वर्ल्ड का पहला मेजर ऑयल टैंक डिजास्टर माना जाता है इसको। ठीक है। चलो, थर्ड है चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये 1986 में हुआ था। और ये एक्चुअली आपका सबसे बड़ा, लाइक हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसको यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था 1984 में। और इसको भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लाइक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है क्योंकि इसमें हजारों लोग मरे थे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या बन जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3, BDAC। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइफरकेटेड कॉन्शियसनेस। ठीक है। बाइफरकेटेड कॉन्शियसनेस का सबसे पहले मतलब समझो। बाइफरकेटेड का मतलब होता है डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू इनटू टू। ओके। चलो, इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा डोरोथी ई स्मिथ। ठीक है। इसका मतलब आप समझो कि मतलब स्मिथ के अकॉर्डिंग वोमेन जो है वो अपनी लाइफ में दो अलग अलग कॉन्शियसनेस या रियलिटीज में जीती है। पहला एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरा कॉन्क्रीट या एवरीडे, इसको बोल सकते हो। ठीक है। पहला एक एब्स्ट्रैक्ट लाइफ और दूसरा कॉन्क्रीट लाइफ या एवरीडे लाइफ। एब्स्ट्रैक्ट लाइफ मतलब वो लाइफ जिसमें इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल नॉलेज, ये सब आता है, जो रूलिंग रिलेशंस होता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको हमेशा हिस्टोरिकली मेल पर्सपेक्टिव से डोमिनेट किया जाता है। पर ये जो एवरीडे लाइफ है, इसमें ये घर गृहस्थी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो वो डेली लाइफ में निभाती है। और वैसी वोमेन जो दोनों को मेंटेन करती है, कहीं ना कहीं एक लूप में फंसती है और दोनों को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है।
तो कॉन्स्टेंटली इन दोनों के बीच में मूव करने को बाइफरकेटेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, बोला जाता है, और ये डोरोथी स्मिथ ने दिया था। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। और एक कॉमन बात बता दूं, चारों जो ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों एक फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, डोरोथी स्मिथ जो है वो एक फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरिस्ट है। ठीक है, ठीक है, साथ में वो इंस्टीट्यूशनल इंथ्रोग्राफी की भी बहुत बड़ी फिगर है। ठीक है, और ये जो बाइफरकेटेड कॉन्शियसनेस है, ये इन्होंने अपनी एक बुक द एवरीडे एवरीडे वर्ल्ड एज प्रॉब्लमैटिक ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, जो 1987 में पब्लिश किया गया था, इसमें इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए बाकी देख लेते हैं। अ, जूडिथ बटलर परफॉर्मेटिविटी ऑफ जेंडर का कॉन्सेप्ट देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इनका एक बुक था जेंडर ट्रबल। ठीक है, जेंडर ट्रबल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये उनसे कनेक्टेड है। ठीक है, पेट्रिसिया हिल कॉलिंस ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट से आती हैं, और इन्होंने मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। जेसी बर्नार्ड हिज मैरिज एंड हर मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया था इन्होंने। ठीक है, मतलब मैरिज का एक्सपीरियंस मर्द और औरत के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे चार बुक दिया गया है और सामने ऑथर का नाम है। आपको उनको क्रोनोलॉजिकली समझाना है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें आएंगे वो आएंगे द सोशल मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज, डेवियन सोशल एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कब लिखा गया था, 1973 में। ठीक है, स्टैनली कोहेन के तरफ से लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद आएगा 2005 में लिखा गया था स्कूल वायलेंस, द मीडिया एंड द क्रिमिनल जस्टिस। 2005 में बी ए मैककेबल एंड जी एम मार्टिन के द्वारा। ठीक है, सेकंड जो आएगा, थर्ड जो आएगा, सॉरी, वो आएगा कन्वर्जेंस कल्चर, जो 2006 में लिखा गया था आर जेंकिंस की तरफ से। और लास्ट आएगा 2012 में लिखा गया था द फोन हैकिंग स्कैंडल, जर्नलिज्म ऑन ट्रायल। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, बी डी ए सी। ठीक है, और सारा ये जो कॉन्सेप्ट है या लिखा गया है, जो बुक है या जर्नल है, ये कहाँ से लिया गया है, सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया या मास कम्युनिकेशन से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which committee appointed after independence recommended comprehensive agrarian reform measure including the abolition of intermediaries? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कमेटी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था और जिसने क्या किया था, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीरियन रिफॉर्म के लिए लाया गया था, और एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इसको एबॉलिश करने के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर होगा कुमारप्पा कमेटी, जो 1949 में लाया गया था। इसका और एक नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस कांग्रेस एग्रेरियन कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी, 1949। ठीक है, इसके चेयरमैन जो थे वो जेसी कुमारप्पा थे, इसीलिए इनको इसको कुमारप्पा कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें मेनली जो इंटरमीडियरीज थे उनको एबॉलिश किया गया था, और एक प्रिंसिपल लाया गया था, लैंड टू द टिलर। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आया था। ठीक है, ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, कोठारी कमेटी जो है वो 1940 सॉरी 1964 से 66 के बीच में लाया गया था। ये एजुकेशनल कमीशन था एक। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन कमेटी, ये 2004 में लाया गया था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, एम एस स्वामीनाथन जो थे उनको फादर ऑफ
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसर्शन में बोल रहा है, ठीक है, the logic of growth looks like an optimistic view of the world, suggesting people improved lives by devising more productive technology। मतलब लॉजिक ऑफ ग्रोथ एक ऑप्टिमिस्टिक मॉडर्निस्टिक व्यू वर्ल्ड व्यू है, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यूसली बढ़ाकर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस बारे में बात हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट propose counter argument। देखो काउंटर आर्गुमेंट दैट ग्रोथ मस्ट हैव लिमिट्स, मतलब लिमिट्स ऑफ ग्रोथ इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलैप्स। मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो एक इस ऑप्टिमिस्टिक व्यू को चैलेंज करते हैं। उनका आर्गुमेंट है कि अगर हम बिना लिमिट के रिसोर्स कंज्यूम करते हैं तो इन्वायरमेंटल कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों अपने जगह पे सही है, पर एसर्शन को जो रीजन है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, लिमिट ऑफ ग्रोथ जो है, ये लिमिट ऑफ ग्रोथ 1972 में कॉन्सेप्ट आया था। कहां से? क्लब ऑफ रोम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। पावर ऑपरेट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन इन ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन एंड थ्रू ऑल पीपल। हु सेड दिस? इसका आंसर होगा मिचेल फूको। ठीक है, मिचेल फूको के अनुसार ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से पावर पोजेशन जो था वो सिर्फ दो तीन क्लासेस के पास जमा हुआ था। ठीक है, पर और वो क्या होता था, जैसे ए क्लास है और बी क्लास और ये डी क्लास है। ठीक है, पावर इसके पास है और इसके तक यहाँ पे आते आते ये खत्म हो जाता है। तो पावर कहाँ पे सेंट्रलाइज हो जा रहा है? ए क्लास के ऊपर। ये ट्रेडिशनल था। ठीक है, पर फूको का व्यू क्या था कि पावर जो है वो पोजेसेस नहीं की जाती बल्कि एक्सरसाइज की जाती है। पावर कोई एक जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, बल्कि ये सोसाइटी का हर एक रिलेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर इंटरेक्शन में फैली हुई है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, प्रिजन हो या फैमिली हो। ठीक है, इसीलिए फूको इनको इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी पावर। क्या बोलते हैं? कैपिलरी पावर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे मैक्स वेवर पावर की तो बात करते हैं, पर डोमिनेशन और ऑथोरिटी के बेसिस पे बात करते हैं। कार्ल मार्क्स पावर को इकोनॉमिक बेस और क्लास स्ट्रक्चर के से जोड़ते हैं। ठीक है, और पियरी बोर्दू जो है वो सिंबॉलिक पावर और हैबिटस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। Who among the following has done a classic ethnographic study of street gang in major city in the eastern United States in the 1940s? आंसर होगा विलियम एफ वाइट। ठीक है, इनका जो स्टडी था ये था बॉस्टन में। बॉस्टन में इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, कब किया था? 1943 में। 1943 में बॉस्टन में ये किया गया था। और इनके ऊपर एक इन्होंने बुक पब्लिश किया था, जिस बुक का नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या डिस्ट्रैक्टर्स है वो देखते हैं। सबसे पहले एरिक वुल्फ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो पीजेंट स्टडीज से आते हैं और पॉलिटिकल स्टडीज से आते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, बी मैलिनोस्की ये भी एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपना स्टडी कहाँ पे किया है? ट्रॉबियंड आइलैंड में किया है अपना फील्ड वर्क। और इनको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी भी या फाउंडर उनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
GS Gure wrote the following books. Identify the correct chronological sequence of this publications. ठीक है, सबसे पहला जो इनका बुक था वो था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो 1932 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद इंडियन साधुज आया था जो 1952 में पब्लिश किया गया था। फिर गॉड्स एंड मेन आया था जो 1962 में पब्लिश किया गया था। एंड लास्टली आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस आया था जो 1973 में पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CADB, CADB ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जीएस गुरु के बारे में कुछ मैं बताऊं तो इनका जो अप्रोच था वो इंडोलॉजिकल इंडोलॉजिकल और टेक्सटुअल हिस्टोरिकल अप्रोच था। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ इनके ऊपर पॉइंट्स है, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है स्कॉलर्स, एक तरफ है थ्योरीज। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, चलिए देखते हैं एक एक करके। रॉबर्ट इजरा पार्क एंड ई बर्गिस। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट है जो 1925 में आया था। इन्होंने सिटी को अलग अलग कॉन्सेंट्रिक जोन में बांटा था, जिसमें सबसे पहला जब जो सेंटर में था वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन, फिर वर्किंग क्लास रेसिडेंशियल जोन, फिर मिडिल क्लास रेसिडेंशियल जोन, कम्यूटर जोन। ये 5 इनका इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, फिर आते हैं होमर हॉयट, जिन्होंने क्या किया था, सेक्टर थ्योरी दिया था। कब दिया था? 1939 में दिया था। ठीक है, इन्होंने ये रॉबर्ट इजरा पार्क और बर्गिस का थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मॉडिफाई करके ये चीज पब्लिश किया था। फिर आते हैं आरजे जॉनस्टन। आरजे जॉनस्टन ने सोशल एरिया एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये अप्रोच सेंसस डेटा और स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स यूज करके अर्बन एरियाज को क्लासिफाई करती है। ठीक है, एंड लास्ट में सी हैरिस एंड उलमैन, उन्होंने मल्टी सेंटर्ड मॉडल, जिसको मल्टी न्यूक्लियाई मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल भी बोला जाता है, जो 1945 में आया था। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या किया गया था कि एक सिंगल सेंटर के अराउंड ना देख के मल्टीपल सेंटर्स में सिटी को डिवाइड किया गया था। जैसे एक ये सिटी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था मेन मेन सेंटर्स को। जैसे ये हो गया बिजनेस के लिए, ठीक है, ये हो गया मार्केट के लिए, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज एप्लीकेबल टू द ह्यूमन सोशल वर्ल्ड, व्हाट डज कॉमेटियन कॉम्टियन पॉजिटिविज्म यील्ड? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है अ लॉ ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस थ्रू विच ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज मस्ट पास। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ऑगस्ट कॉम्ट ने थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ दिया था। लॉ के 3 स्टेजेस दिए थे। पहला थियोलॉजिकल, जिसमें सारा चीज एक्सप्लेन किया जाता था गॉड के नाम पे या स्पिरिट के नाम पे। सेकंड जो था वो मेटाफिजिकल था। मेटाफिजिकल स्टेज में सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस की जगह एब्स्ट्रैक्ट फोर्स या एसेंस को लिया जाता था। एंड थर्ड पॉजिटिविस्ट पॉजिटिव सॉरी स्टेज था, जो जिसमें सारा फेनोमेनन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता था, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक लॉस के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। फिर से असर्शन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्वेश्चन भी इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट थ्रेटनिंग द इन्वायरमेंट लेगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये
ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसका है? आपको अगर 8 9 का ज्योग्राफी याद आ रहा हो तो वहां का ये डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसका कोर आइडिया है कि हम आज के रिसोर्सेस इस तरह यूज करें कि आने वाले जनरेशन के लिए भी इनफ रिसोर्सेस बने रहे। तो ये फैक्चुअली करेक्ट बोल रहा है। रीजन क्या बोल रहा है? रिच सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच रिस्क आर ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, रिच सोसाइटी जो है ये एक बुक है उल्रिक बेक का। ठीक है, जो 1986 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका देखो, इसका बेस आर्गुमेंट है कि मॉडर्न सोसाइटी में नए नए तरीके के रिस्क पैदा हो गए हैं जो पुराने रिस्क से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, पहले का रिस्क विजिबल होता था और इंश्योरेबल होता था, जैसे फ्लड, फेमाइन, ये सब। आजकल का रिस्क इंश्योरेबल नहीं है, इनविजिबल है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, केमिकल चेंज, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब का रिस्क। ठीक है, तो ये सब आ गया है, तो इन्होंने ये चीज बोला है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, लेकिन आप एक चीज देखोगे, ये कहीं ना कहीं इसके उल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among who among the following refers to material and non-material social facts? Social fact की जब बात आए तो सीधा उसका आंसर होगा इमाइल डरखाइम। ठीक है, इमाइल डरखाइम ने ये अपने एक बुक में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में आया था, इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल फैक्ट का। और सोशल फैक्ट को वो दो हिस्सों में बांटते हैं। एक में बांटते हैं मटेरियल और एक बांटते हैं नॉन मटेरियल। मटेरियल वो टाइप ऑफ सोशल फैक्ट होता है जो विजिबल होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब जो रिटर्न होता है या विजिबल होता है, जो हम लोग देखते हैं। और नॉन मटेरियल वो ऐसा टाइप ऑफ सोशल फैक्ट होता है जो नॉन विजिबल होता है, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे कि विजिबल मतलब मटेरियल करता है। जैसे जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या लग सकते हैं? मोरालिटी, वैल्यूज, नॉर्म्स। ये मोरालिटी दिखता है लेकिन नहीं, लोगों के अंदर में होता है, फिर भी ये पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ घेटोस, ठीक है, एंड अर्बन prosperities, the areas in decline are transformed into areas of prosperity. This process is called। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ घेटोस। घेटोस मतलब वैसे टाइप ऑफ एरिया जो अब डिक्लाइन के पोजीशन में जा चुके हैं, मतलब डिकेइंग के पोजीशन में, डिक्लाइन के पोजीशन में जा चुके हैं, और वो अर्बन प्रॉस्पेरिटी को भी कहीं ना कहीं खतरा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो होगा वो जेंट्रिफिकेशन के साथ होगा। अब देखो, जेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिकेइंग, पुअर, वर्किंग क्लास, ये सब जो नेबरहुड होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जो अपर मिडिल क्लास है या बहुत अमीर लोग हैं वो आके यहाँ पे बसने लगते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पे आके बसने लगते हैं, उनका वो जो प्रॉपर्टी होता है वो खरीदने लगते हैं। खरीद के वहां पे रिनोवेट करते हैं, रिस्टोर करते हैं, नए नए कैफेज बनाते हैं, बुटीक बनाते हैं, ठीक है, स्टोर्स खोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ता है और रेंट बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जो पुअर क्लास होते हैं वो कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं उसको खरीदने में या वहां पे रहने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है जेंट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए एग्लोमेरेशन क्या है? एग्लोमेरेशन वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक जगह होता है जहां मतलब जिसको ज्योग्राफिकली क्लस्टर माना। जैसे आईटी कंपनी, जैसे बैंगलोर को आप देख लो, वो क्या है, एक आईटी कंपनी का हब है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ज्योग्राफिकली क्लस्टर बन चुका है। ठीक है, वो, और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इंडस्ट्री क्लस्टरिंग हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है, रूरल अर्बनाइजेशन क्या होता है? रूरबनाइजेशन होता है रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का मिक्सचर। ठीक है,
जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ये रूरल एरिया है और ये एक अर्बन एरिया है। ठीक है, ये एक अर्बन एरिया, जो बीच का जगह है, ये जो बीच का जगह है, इस बीच के जगह को हम लोग बोलेंगे रूरबनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अर्बन एरिया है वो कुछ कुछ अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अडॉप्ट करता है रूरल से, और रूरल कुछ कुछ अडॉप्ट करता है किससे, अर्बन से। ठीक है, अब आते हैं रूरलाइजेशन। रूरलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये अर्बन से रूरल लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, मतलब अर्बन एरियाज का रूरल एरिया जैसा बन जाना, या लोग अर्बन से रूरल एरियाज में वापस जाना चाहते हैं, उसको रूरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायस्पोरा एज अ डिस्पर्सन ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिकेट्स। ठीक है, डायस्पोरा मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। डायस्पोरा मतलब होता है जब एक कम्युनिटी के लोग एक कम्युनिटी के लोग डिस्पर्स करके या डिस्प्लेस करके वो एक दूसरे जगह जाते हैं, और जाने के बाद वहां पे बस जाते हैं। बसने के साथ वो वहां का कल्चर अपना लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो पुराना अपना जहां वो जगह छोड़ के गए हैं उस जगह से भी कनेक्शन रखते हैं। वो पूरी तरीके से उस जगह को भूल नहीं जाते हैं, उसके साथ भी वो कनेक्शन मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो और एक सॉलिडारिटी मेंटेन रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंस ऑफ एक्सपर्टाइट कम्युनिटीज, मतलब वो वहां पे जाके एक नया कम्युनिटी क्रिएट करते हैं वहां पे जाके, पर अपने पुराने कम्युनिटी को नहीं भूलते हैं। एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी, मतलब उनके अंदर वहां का भी कल्चर को वो एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ के भी कल्चर को वो एक्सेप्ट, जो उनका पुराना कल्चर है उसको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ब्लेंड आ जाता है। ठीक है, जैसे एक बंगाली लड़का अगर झारखंड में रह रहा है, बचपन से रह रहा है, तो वो ऑब्वियसली झारखंड का भी कल्चर अपनाएगा और बंगाली कल्चर भी अपनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक तरफ है कॉन्सेप्ट और एक तरफ है थिंकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायनामिक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इमाइल डर्कहाइम देते हैं। कहाँ पे देते हैं, सबसे पहले मतलब समझिए। डायनामिक डेंसिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कंबाइंड विद सोशल इंटरेक्शन की इंटेंसिटी। ठीक है, चलो। फॉल्स कॉन्शियसनेस किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये कार्ल मार्क्स का कोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो बोलते हैं कि वर्किंग क्लास जो है वो अपना ट्रू क्लास इंटरेस्ट और अपनी एक्सप्लॉयटेशन को समझ नहीं पाता है, इसीलिए उन्हें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के जैसा रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। सब्सटैंटिव रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक है, जो ऐसा टाइप ऑफ एक्शन जो वैल्यूज, एथिक्स या स्पेसिफिक गोल्स के बेसिस पे रैशनल होता है, मतलब वैल्यू बेस्ड रैशनैलिटी पे काम करता है, वो होता है मैक्स वेबर। ठीक है, लास्ट है सोशिएशन। सोशिएशन का कॉन्सेप्ट देते हैं जॉर्ज सिमल। सोशिएशन का सेंट्रल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि फॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन से मिलकर, मतलब सोसाइटी जो होता है वो फॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है पर्सपेक्टिव और दूसरे तरफ है थिंकर। ठीक है, चलिए यहां पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, वो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे कौन है, आर के मार्टन है। ठीक है, जिन्होंने मैनिफेस्ट या लैटिन फंक्शन के बारे में बात किया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कोर फिगर है वो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कौन है, लुइस कोजर है। ठीक है, लुइस कोजर, उनका एक फेमस बुक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है आपके एरविन गॉफमैन, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे ड्रामाटोलॉजिकल एनालिसिस और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव कौन है, लेविस स्ट्रॉस। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी
को फाउंड किया है, बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया है और मिथ का स्ट्रक्चरल स्टडी भी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए का ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिएंट, ठीक है। अ, ये लिखा है मिचेल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लिखा है ये लिखा है एडवर्ड सेड ने, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये किसने लिखा है? एडवर्ड सेड ने लिखा है, ठीक है। इनकी एक बुक है एडवर्ड सेड सेड की, इसके ऊपर ओरिएंटलिज्म, इसके ऊपर नहीं, सॉरी, ये एक बुक का ही नाम है, ठीक है। जब कब लिखा गया था? 1978 में लिखा गया था एडवर्ड सेड के द्वारा, ठीक है। इसमें वो बोलते हैं कि जो ओरिएंट है, ओरिएंट मतलब ईस्ट के लोग, ईस्ट कंट्रीज, सॉरी, ठीक है। और जो वेस्ट कंट्रीज हैं जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, वो ऑक्सीडेंट, वेस्ट के लोग, ये क्या करते हैं? सारा थ्योरी या सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो अपने थोपते हैं किनके ऊपर? ईस्ट के तरफ, और वो अपने आप को बहुत सिविलाइज दिखाते हैं, ताकि वो अपना जितना कॉलोनियल पावर जो वो इसके ऊपर कर रहे हैं, जो इनको डोमिनेट कर रहे हैं, इसको वो जस्टिफाई कर सकें। बेसिकली ये बुक इसी बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मिचेल फुको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन्होंने पावर और नॉलेज का डिस्कोर्स दिया है, ठीक है। मैनुअल कैसल्स नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, और पियरे बोर्दियू आपके हैबिटस कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक वायलेंस के लिए फेमस है। चलिए फिर से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग आया है। ये है पहला कंट्रीब्यूशन और दूसरा स्कॉलर, ठीक है। पहला आता है बाइपोलर मॉडल। बाइपोलर मॉडल योगेंद्र सिंह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन्होंने अपना बुक है एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसमें इन्होंने बाइपोलर मॉडल का यूज किया है। मल्टीपोलर मॉडल एससी दुबे यूज करते हैं, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4 हो जा रहा है, ठीक है। इन्होंने यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है? मल्टीपोलर मॉडल प्रपोज किया था, मतलब डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन को वो देखने के लिए या पढ़ने के लिए वो इस चीज को देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराक्लाइजेशन किसका है? मैकिम मैरिट का कॉन्सेप्ट है। इसमें यूनिवर्सलाइजेशन मतलब एक लोकल कल्चर या ट्रेडिशन जब एक बड़े कल्चर का पार्ट बनता है या उसको सीखता है या ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बनता है, उसे यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं। और पैराक्लाइजेशन का मतलब होता है जब एक बड़ा ट्रेडिशन या बड़ा कल्चर नैरो होके एक लोकल कल्चर में आके मिल जाता है, उसे हम पैराक्लाइजेशन बोलते हैं। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एलपी विद्यार्थी देते हैं, ठीक है। किसमें देते हैं? द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो 1961 में पब्लिश किया गया था, जो जिनका स्टडी कहाँ किया गया था? गया, बिहार में किया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हम लोग को देखने को मिल जा रहा है? ऑप्शन 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है। मतलब नीचे दिए गए मूवमेंट्स को उनके ऑकरेंस के टाइम के हिसाब से अरेंज कीजिए, यही बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला आता है इंडिगो रेबेलियन। इंडिगो रेबेलियन कब किया गया था? 1859 से 60 के बीच में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था, ठीक है। फार्मर्स ने ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट किया था, ठीक है। और सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है मोफला रेबेलियन। मोफला रेबेलियन कब किया गया था? 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था, ठीक है। ये कहाँ किया गया था? केरला के मालाबार रीजन में किया गया था, जहाँ पे मोफला जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट ये किया था।
उसके बाद आता है आपका तेभागा मूवमेंट जो 1946 से लेके 47 तक हुआ था। यहाँ पे बंगाल्स के जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने डिमांड किया था कि जो हमारा हिस्सा है वो दो तिहाई किया जाए, उसको बढ़ा के, जो पहले हाफ था। ठीक है, चलो उसके बाद नक्सलवारी मूवमेंट लास्ट में 1967 में देखा जाता है, जो वेस्ट बंगाल के नक्सलवारी विलेज जो दार्जिलिंग के पास में है वहां से स्टार्ट हुआ था। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? चारू मजूमदार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CADB। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कॉन्सेप्ट और स्कॉलर को लेके। ठीक है, सबसे पहले ट्रस्ट एंड पावर। ट्रस्ट एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकलस लूमैन देते हैं अपनी फेमस बुक ट्रस्ट एंड पावर। ठीक है, ट्रस्ट एंड पावर जो 1979 में लिखा गया था। ठीक है, अ, उसके बाद कल्चरल इंडस्ट्री जो थियोड्रो एंड एडोर्नो देते हैं। ठीक है, इनका भी एक बुक था डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट जो 1944 में आया था। यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आता है वन डायमेंशनल सोसाइटी जो हर्बर्ट मार्क्यूस ने दिया था। अपना वन डायमेंशनल मैन इनका एक बुक था जो 1964 में आया था। इनके ऊपर ये दिए थे। हैबिटस पियरे बोर्दू का कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ऑप्शन आपको टिक कर दूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए अब बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर एज सजेस्टेड बाय गुड एंड हार्ट 1952 इन मेथड इन सोशल रिसर्च। देखो मेथड इन सोशल रिसर्च जो बुक है वो 1952 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम जे गुड एंड पॉल के हट के हिसाब से, मतलब उनके तरफ से ये बुक लिखा गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? उन्होंने रिसर्च प्रोसेस के लॉजिकल स्टेप्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ABCDE होगा। मतलब सबसे पहले जो होगा वो सबसे पहले रिसर्च को अपने टॉपिक पे लाइक एक्साइटिंग लिटरेचर को पढ़ना होगा। सेकंड, लिटरेचर पढ़ने के बाद या लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्चर क्या करेगा? अपने रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली एनालाइज या डिफाइन करेगा ताकि उन्हें एक ताकि उसके रिसर्च को मेजरेबल बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मलाइजिंग द स्टेप्स इन स्पेसिफिकेशन आएगा जहां पे रिसर्चर अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियरली और प्रिसाइसली डिफाइन करेगा ताकि उन्हें मेजरेबल या रिसर्चेबल बनाया जा सके। ठीक है, फिर आएगा डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। ये सब के बाद वो क्या करेगा? एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस डेवलप करेगा जो कि क्या करेगा? एक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा आपका कांटेक्ट विद फेनोमेनन स्टडीज। इसमें सबसे आखिरी स्टेप होगा ये, जिसमें एक्चुअल फील्ड में जाके वो क्या करेगा? डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के साथ वो क्या करेगा? उसमें जितना ऑब्जर्वेशन है उसको क्लोजली स्टडी करके वो अपने रिसर्च में डालेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDE। आगे बढ़ते हैं। हु स्पोक द जगरनेट ऑफ मॉडर्निटी। जगरनेट ऑफ मॉडर्निटी के बारे में कौन बात करते हैं? तो इसका आंसर होगा द ऑन एंड ओनली एंथोनी गिडेंस। ठीक है, उनका एक बुक था द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जो 1990 में लाया गया था। ठीक है, जगरनट मतलब होता है वेरी बिग या ह्यूज। ठीक है, इसका देखो कोर, इसका कोर आर्गुमेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि मॉडर्निटी एक रनवे इंजन ऑफ इनॉर्मस पावर की तरह है। ठीक है, जिसमें कलेक्टिवली हम ड्राइव तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
तो ये अपने साथ इमेंस बेनिफिट भी लाता है, जैसे टेक्नोलॉजी लाता है, प्रोस्पेरिटी लाता है, कंफर्ट लाता है, और साथ ही मैसिव रिस्क भी लाता है, जैसे न्यूक्लियर वॉर का खतरा लाता है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर आता है, और टोटलिज्म लाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया था? जगरनॉट बोला गया था, जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्ट्रैक्टर समझ लेते हैं। कार्ल मैनहेम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लिए बहुत फेमस है, आइडियोलॉजी और यूटोपिया के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जर्गेन हेबरमास द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, जीएच मीड मैंने पहले भी बताया था, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के फाउंडर हैं, और इन्होंने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु आर्ग्यूड दैट वोमेन सब्जुगेशन कोइंसाइडेड विथ द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन? इसका आंसर होगा फ्रेडरिक एंजल्स। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि वोमेन को जो दबाया जाता है, उनको जो सब्जुगेट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जैसे ही प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज हुआ है, उसके थ्रू ये चीज बढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। ठीक है, और ये बोलते हैं फ्रेडरिक एंजल किस में बोलते हैं? द अपने एक बुक में, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कब पब्लिश किया गया था? 1884 में पब्लिश किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कार्ल मार्क्स को आप यहाँ पे जानते हैं। कार्ल मार्क्स इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजल्स के साथ मिलके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, जैसे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एंड ऑल। जर्गेन हेबरमैस के बारे में जस्ट मैंने अभी तुरंत बताया। और हर्बर्ट मार्क्यूस वन डायमेंशनल सोसाइटी और फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी से वो बिलोंग करते हैं। इस थ्योरी से जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी या वुमेन सब्जुगेशन से इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन बाय एम एन श्रीनिवास। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये 1952 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है द केस ऑफ पॉटर एंड द प्रीस्ट, 1959 में किया गया था, ये एक आर्टिकल था। उसके बाद आता है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस, 1962 में किया गया था। और लास्टली सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसको 1966 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन 3, ए, सी, बी, डी। ठीक है, एम एन श्रीनिवास की अगर मैं बात करूं, एम एन श्रीनिवास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अ, उम, बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे संस्कृताइजेशन इनका बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर वेस्टर्नाइजेशन, और डोमिनेंट कास्ट के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, और बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू के बारे में भी वो बात करते हैं। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, द सिचुएशन in which our relationship to the environment, while yielding short-term benefits, will have profound negative long-term consequences is known as। ठीक है, इसका आंसर होगा environmental deficit। ठीक है, कैसे? देखो, इन्वायरमेंटल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि शॉर्ट टर्म में आपको फायदा तो दे रहा है, जैसे क्विक इकोनॉमिक प्रॉफिट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन या इमीडिएट बेनिफिट, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट को सर्व या क्यूमुलेटिव नुकसान पहुंच सकता है। सॉरी, मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट को सीवियर या क्यूमुलेटिव नुकसान पहुंच सकता है, जो बाद में एक बहुत बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल डेफिसिट। आगे बढ़ते हैं। ये सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है।
अगेन एक नया क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजनिंग से। ठीक है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सोशियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ एंड एंड स्टिग्माजाइजेशन स्टिग्माटाइजेशन। ठीक है, देखो इस सोशियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी में स्टिग्मा और स्टिग्मेटाइजेशन के स्टडी जो है ये बहुत सेंट्रल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्राइमरली एरविन गॉफमैन की बुक स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी जो 1963 में पब्लिश हुई थी वहां से आता है। ठीक है, यहाँ पे डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में एक स्पॉइल्ड आइडेंटिटी के जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब उनका जो डिसेबिलिटी के वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट, मार्जिनलाइज या नेगेटिवली लेबल किया जाता है, इस बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है? दैट डिसेबिलिटी मूवमेंट हैज बीन बेस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी चैलेंजिंग मेडिकल मॉडल। देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज के बारे में बात हो रहा है, एक सोशल मॉडल और एक मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल मतलब क्या है? मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटी को इंडिविजुअल की तरह, मतलब जो उसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर्सन के अंदर है, उसको बस ट्रीट करना चाहिए, उसको लेके उसको, या मतलब बस उसको एक मेडिकल टर्म के जैसा देखो, ये बोला जा रहा है। और सोशल मॉडल ये आर्ग्यू करता है कि डिसेबिलिटी सोसाइटी के बनाए हुए बैरियर्स है, जैसे फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल। ठीक है, ये सब के वजह से। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इंडिविजुअल में नहीं है बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। जैसे मैंने बार बार आपको पहले भी बोला है, जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, उसी तरीके से ये जो डिसेबल पर्सन के साथ हम लोग जो एक एट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट दिखाते हैं उनके लिए, वो क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं करेक्ट है, पर दोनों एक दूसरे को एक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर टू बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो। Dash refers to the overlapping and interdependent system of advantages and disadvantages that position people in society। देखो ओवरलैपिंग की जब बात हो रही है तो वो आएगा इंटरसेक्शनलिटी। इंटरसेक्शनलिटी क्यों आएगा? जैसे यहाँ पे जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे कास्ट है, ये देखो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शनलिटी। इंटरसेक्शनलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी से आता है। ठीक है, और इसको देने वाले कौन है? किम्बरले क्रेनशॉ। हमेशा याद रखना, कब दिया था? 1989 में दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका ऑप्शंस बता दूं। ट्रांसनेशनलिटी, ये कॉन्सेप्ट बॉर्डर्स के पार होने वाला प्रोसेस है, आइडेंटिटीज या मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन आपको पता है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी में हायरार्कीज को क्रिएट करता है और उसको एक स्ट्रक्चर रूप देता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब ये जनरल सोशियोलॉजिकल टर्म है जो सोसाइटी में रोल्स या फंक्शंस को डिवाइड करता है और डिस्क्राइब करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द वर्क माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? ठीक है, इसका आप भी गेस कर सकते हो, पहले भी मैंने बोला था। ठीक है, इसका आंसर होगा जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी एक बुक है जो कब 1934 ने जीएच मीड ने इसे पब्लिश किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने सेल्फ का डेवलपमेंट के बारे में वो बात करते हैं, आई और मी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, टेकिंग द रोल ऑफ अदर के बारे में बात करते हैं, जनरलाइज्ड अदर के बारे में बात करते हैं, या सिग्निफिकेंट सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। जर्गन हेबरमास नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में वो बात करते हैं। एंथोनी गिडन्स स्ट्रक्चरेशन थ्योरी और जगन्नाट ऑफ मॉडर्निटी के लिए फेमस है। एंड मिचेल फुको पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स एनालिसिस, डिसिप्लिन एंड पनिश के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएच मीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज करेक्ट अबाउट बी आर अम्बेडकर? ठीक है, बी आर अम्बेडकर को लेके कौन सा एस्पेक्ट सही था? ठीक है, ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म वर्ना, नहीं, वो वर्ना को बिल्कुल तरीके से खत्म करना चाहते थे।
ठीक है, तो वो रिफॉर्म वगैरह उसमें कुछ लाना नहीं चाहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ही कंडेम द वर्ना सिस्टम एंड वांटेड टू एनिहिलेट कास्ट। यस, वो वर्ना सिस्टम को कंडेम किया था उन्होंने, और एनिहिलेट मतलब कास्ट सिस्टम को बिल्कुल बिल्कुल तरीके से वो खत्म करना चाहते थे। सही है। ही सेलिब्रेटेड द वर्ना सिस्टम, बिल्कुल गलत, वो कभी वर्ना सिस्टम को सेलिब्रेट नहीं किए हैं। ही वॉज इंडिफरेंट टू द वर्ना सिस्टम, वो वर्ना सिस्टम के कुछ इंडिफरेंट कॉन्सेप्ट दे थे, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेड दैट आई नेवर लेट माई स्कूलिंग गेट इन द वे ऑफ माई एडुकेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा मार्क ट्वाइन। ठीक है। ये जो कोट है, एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बनाता है स्कूलिंग और एडुकेशन। मतलब स्कूलिंग अलग चीज है। क्यों? स्कूलिंग एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे जहां पे क्या हो रहा है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल है जहां पे एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो रहा है, जिसमें जिसमें हम लोग इसमें लर्निंग सीखते हैं, एक रिजिड करिकुलम होता है, एग्जाम होता है, ये सब होता है। पर जो एडुकेशन होता है वो अलग चीज है। एडुकेशन को स्कूल से का कोई रिलेटेड, कहीं किसी भी तरीके से वो रिलेटेड नहीं है। एडुकेशन जो ये होता है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक ब्रॉडर और डीपर कॉन्सेप्ट है, और जेन्युइन लर्निंग प्रोसेस है, जो जो आप कैसे सीखते हो, लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हो, क्यूरोसिटी से सीखते हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से सीखते हो, ये सब से सीखते हो। चलो मैं एक सिंपल से एक बात बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसको मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो कभी स्कूल नहीं गया फॉर एग्जांपल, तो क्या स्कूलिंग जरूरी है? और एक स्कूल गया हुआ बंदा, क्या वो मार्केट को उतनी अच्छी तरीके से समझ सकता है जितना अच्छे तरीके से उसने पढ़ा है मार्केट को? एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता है ना। तो दोनों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और दोनों को अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग देखो ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। बार बार मिचेल फुको आ रहा है, मैं इसलिए मिचेल फुको को अब फिर से ये नहीं करूंगा। जैक्स डेरिडा को मैं बता देता हूँ। जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फिलोसोफर हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इवान इलिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवान इलिच भी कहीं ना कहीं स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। उनका एक फेमस बुक है डी स्कूलिंग, डी स्कूलिंग सोसाइटी, जो पब्लिश किया गया था 1971 में, पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली यही थीम है, पर इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिफाइंड पावर एज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर, देखो एक्टर का बात हो रहा है, मतलब एक्शन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। जब एक्शन के बारे में बात हो रहा है तो उसका डायरेक्टली आंसर होगा मैक्स वेबर। क्यों? क्योंकि वो सोशल एक्शन को पकड़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ते हैं। विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विल बी इन अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज ओन विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो। ठीक है, ये सबसे पहले तो एक बात समझ जाओ, ये जो पावर का डेफिनेशन है, ये दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। कहां पे दिया गया है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उनका जो बुक है वहां पे दिया गया है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेबर पावर को एक एब्सोल्यूट नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी के रूप में डिफेंस करते हैं। मतलब पावर हमेशा सर्टेन नहीं होता है, ये एक चांस की जैसा है जो कोई अपने लाइफ में इंपोज कर पाएगा। राइट। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी हो गया। अब देखो यहाँ पे वन एक्टर विथ अ सोशल रिलेशनशिप, मतलब पावर हमेशा रिलेशनल होता है। मतलब ये दो या ज्यादा लोगों के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है। एक इंडिविजुअल के पास आइसोलेशन में पावर नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कैरी आउट हिज ओन विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस। मतलब ये कोर है पावर की डेफिनेशन का। मतलब पावर तब होता है जब कोई अपनी विल या डिजायर को इंपोज कर सके, चाहे दूसरा इसको चाहे कितना ही रेजिस्ट क्यों ना कर रहा हो। राइट, उस चीज के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इन इंडियन सिनारियो
सोशल जेरोंटोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ एजिंग एज, ठीक है। इसका आंसर होगा डायनामिक कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन जनरेशनल मेंबरशिप, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन सोशल जेरोंटोलॉजी से या सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग से है, ठीक है। अब अब आप बोल रहे होगे सर सोशल जेरोंटोलॉजी क्या है? सोशल जेरोंटोलॉजी ओवरऑल एजिंग का साइंटिफिक स्टडी है, मतलब बायोलॉजिकल और फिजियो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ना, ठीक है। मतलब एजिंग क्यों हो रहा है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को पढ़ना। जैसे सोसाइटी में एल्डर लोगों का स्टेटस को पढ़ना, उनके रोल्स को पढ़ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है उसको पढ़ना, और उनकी चेंजिंग पोजीशन को पढ़ना, ठीक है। इस बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, असर्शन और रीजनिंग और मैच ऑफ द फॉलोइंग पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन में क्या बोल रहा है, पीटर ब्लॉ wants to emphasize that self interest rather than a moral norm is the necessary condition of exchange। मतलब ये ब्लॉ का आर्गुमेंट था कि सोशल एक्सचेंज का बेसिस सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, ना कि कोई मोरल ऑब्लिगेशन या नॉर्म। ये वो यहां पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और आर रीजन का मतलब क्या है कि ब्लॉ एक्सचेंज सोशल एक्सचेंज टर्म को स्पेसिफिकली वॉलेंटरी एक्शन या इंटरैक्शन तक लिमिट करते हैं, ठीक है। वो उन एक्शंस को एक्सक्लूड करते हैं जो कॉन्सियस की कॉन्साइंस की डिमांड से रिजल्ट होता है। जैसे मतलब अगर कोई एक्शन सिर्फ रिजल्ट कर रहा है, इसलिए एक्शन रिजल्ट कर रहा है क्योंकि उसका मोरल कॉन्साइंस या ड्यूटी ऐसा उसको कहने करने के लिए कह रहा है, तो ब्लॉ उसको सोशल एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन वन और ऑप्शन वन बोथ ए एंड आर करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग डिजास्टर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ग्रेट जापान सुनामी एंड अर्थक्वेक, ठीक है, ये हुआ था 26, ओ ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। ग्रेट जापान सुनामी एंड अर्थक्वेक जो हुआ था वो हुआ था आपका मार्च 2011 में, ठीक है। हाइती अर्थक्वेक जो हुआ था वो हुआ था जैन 2010 में। हरिकेन कैटरीना अफेक्टिंग यूएस, ये हुआ था आपका अगस्त 2000 2005 में। और सुनामी ऑन साउथ एशियन कोस्ट 26 दिसंबर 2004 को हुआ था, ठीक है। ये इंडियन ओशन में आया था, याद रखना, ठीक है। चलो, तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, डी सी बी ए। आंसर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए। देखो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे ये गलती, हाँ देखो, नहीं नहीं, सही है, सही है, सही, डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, इफ क्राइम इज इनविटेबल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। डर्कहाइम के अनुसार, देखो सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। डर्कहाइम का एक रेडिकल आर्गुमेंट था क्राइम को लेके कि क्राइम एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। डर्कहाइम का एक बहुत फेमस और अनकन्वेंशनल क्लेम था कि क्राइम जो है वो एक नॉर्मल सोशल फेनोमेनन है, ना कि कोई पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल चीज। मतलब सोसाइटी है तो क्राइम होगा, ठीक है, और वो हर सोसाइटी में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब पनिशमेंट का एक्चुअल फंक्शन उनके हिसाब से क्या था कि डर्कहाइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट का जो मेन पर्पस है क्राइम को खत्म करना या क्रिमिनल को क्योर करना नहीं है, बल्कि उसका रियल और डीपर फंक्शन है सोसाइटी के
कलेक्टिव सेंटिमेंट्स या कलेक्टिव कॉन्साइंस को रीअफर्म और मेंटेन करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका देखो आप कहीं ना कहीं क्या देखोगे कि आंसर क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जी सुमनर, व्हेन द फोकवेज टेक ऑन अ फिलोसॉफिकल ऑफ राइट लिविंग एंड अ लाइफ ऑफ पॉलिसी ऑफ वेलफेयर, देन दे बिकम। ठीक है, इसका आंसर होगा मोर्स। क्यों होगा मैं समझाता हूं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है फोकवेज बुक से, जो 1906 में डब्ल्यू जी सुमनर ने दिया लिखा था। ठीक है, अब देखो फोकवेस क्या है। फोकवेस वो इनफॉर्मल एवरीडे कस्टम्स, हैबिट्स और कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है जो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली डेवलप होता है बिना किसी कॉन्शियस प्लानिंग के। ठीक है, ये आपका रोज के बिहेवियर पैटर्न है, जैसे ग्रीटिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, ये सब। ठीक है, तो फोकवेस से मोर तक का ट्रांसफॉर्मेशन ये इसी क्वेश्चन का कोर है। ठीक है, कि जब 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 फोकवे सोसाइटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उन्हें राइट वर्सेस रॉन्ग, मोरल वर्सेस इमोरल के टर्म्स में देखा जाने लगता है। ठीक है, और मोर्स मोर्स मतलब क्या है? मोर्स वैसे टाइप ऑफ नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी मोरली बाइंडिंग मानती है, कि इन्हें वायलेट करना सिर्फ ऑड नहीं बल्कि रॉन्ग या इमोरल हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग मोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक लड़का है, वो अचानक एक दिन उठता है, अपने पापा को एक थप्पड़ मार देता है। ठीक है, देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक इमोरल चीज है, ये एक गलत चीज है। ठीक है, इसको एक बहुत गलत तरीके से देता है। भले इसके लिए लीगल पनिशमेंट ना हो, लेकिन हो सकता है कि उसको फैमिली से निकाल दिया जाए, उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाए, या उसे शेम करवाया जाए, या स्टिग्मा हो जाए। ठीक है, ये सब चीज से जोड़ा जाता है, तो इसी का कॉन्सेप्ट आता है मोर्स से। ठीक है, देखो लॉज आपको पता है, जब नॉर्म्स फॉर्मली कोडिफाइड और उसको लिखा जाता है वो लॉज बन जाता है। कस्टम्स किसको बोलते हैं? ये जनरली फोकवेस का ही सिनोनिम्स है। मतलब उसी की तरह यूज होता है जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस या मोरल फिलोसफी के ऊपर काम करता है। ठीक है, वैल्यूज क्या होता है? ये ब्रॉडर एक्सपेक्ट है वैल्यूज। ठीक है, जैसे इक्वेलिटी, फ्रीडम। ठीक है, जैसे इक्वेलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये एक वैल्यूज है, ये हमें बचपन से अपना सोशलाइजेशन के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। ठीक है, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। मार्क्स आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म इज एन इनहेरेंटली अनस्टेबल सिस्टम। बिल्कुल सही है। मार्क्स का कोर आर्ग्यूमेंट था कि कैपिटलिज्म अपने आप में एक अनस्टेबल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, ये परमानेंटली स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, सही बात है, मतलब ये करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है? द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम विल बिकम इंक्रीजिंगली एक्यूट। इसका रीजन है कि कैपिटलिज्म के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे ओवर प्रोडक्शन क्राइसिस, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज क्या हो रहा है? ये सब चीज कहीं ना कहीं एक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसी में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट मार्क्स के थ्योरीज के सही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो इनमें से कौन से थ्योरी से बहुत ज्यादा ये होता है? तो इसका आंसर होगा न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, जो 1960 से लेके 70s के बीच में, 60 से 70 के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत तरीके का पॉलिटिक्स आ जाए, सॉरी, आ जाएगा न्यू सोशल मूवमेंट में, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, फिर एल जी बी टी क्यू प्लस राइट्स। ठीक है, सिविल राइट्स। ठीक है, पीस मूवमेंट। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इमाइल डरकाइम फर्स्ट प्रोफेसरियल पोस्ट वाज एज अ प्रोफेसर ऑफ, आंसर होगा एडुकेशन, हमेशा याद रखना। उन्होंने जब पहली बार जब ज्वाइन किया था एज अ प्रोफेसर, तो वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर नहीं थे। उनका पहला प्रोफेसर प्रोफेसर जो वो बने थे, वो 1887 में बॉर्डेक्स यूनिवर्सिटी में बने थे एडुकेशन के प्रोफेसर। ठीक है, चलो फिर से आता है क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे ऑथर और उनके वर्क्स को मैच करना। ठीक है, सबसे पहले आता है जाइगमंड बॉमैन, जिन्होंने ओहो लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कब दिया है? 2000 में दिया है। ठीक है, डेविड बैराश, इन्होंने द विस्परिंग विदिन का कॉन्सेप्ट दिया है 1979। कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इनका वर्क था ये। ठीक है, द विस्परिंग विदिन, ये बहुत फेमस बुक है उनकी। उल्रिक बेक, रिस सोसाइटी, हमने पहले भी देखा। ठीक है, क्या है ये? रिस सोसाइटी। ओके, चलो। एंड हर्बर्ट ब्लूमर, सोसाइटी एज अ सिंबॉलिक इंटरैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, चलो। ओके, क्रोनोलॉजिकली आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर किसने लिखा है? इमाइल डरखाइम ने लिखा है। कब लिखा है? 1893 में लिखा है। ठीक है, द प्रोटेस्टिंग द इकोनॉमी, ओके, द प्रोटेस्टिंग एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने लिखा है? मैक्स वेबर ने लिखा है। कब लिखा है? 1905 में लिखा है। मैं क्रोनोलॉजिकली लिख रहा हूं। फिर आता है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी इमाइल डरखाइम ने लिखा है। कब लिखा है? 1912 में लिखा है। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर ने लिखा है। कब लिखा है? 1922 में। ठीक है, पॉस्थ्यूमसली, मतलब उनके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ था, मैक्स वेबर के मरने के बाद। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए डी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू किर्क एंड मिलर 1986, एन अटेम्प्ट टू स्पेसिफिक हाउ फार अ पर्टिकुलर मेथड कैन constantly lead to the same measurement is called dash reliability। इसका होगा डायाक्रॉनिक। ठीक है, ठीक है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें किर्क एंड मिलर ने उनका एक फेमस बुक है, रिलायबिलिटी 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 एंड वैलिडिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सक्यूज मी, 1986 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने इसमें इन्होंने तीन तरीके का रिलायबिलिटी के बारे में बात किया था। ठीक है, सिंक्रोनिक, डाइक्रोनिक और क्विक्सोटिक। ठीक है, क्विक्सोटिक बात किया था। टेम्पोरल कुछ नहीं होता है, इनके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा पानी पीने देना। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 43 में मूव करते हैं। प्लैनेट अर्थ itself should be seen as a living organism inside which humans and other species each have a vital part to play is known as। इसका आंसर होगा गाया हाइपोथेसिस। इसका आंसर होगा गाया हाइपोथेसिस। ठीक है, गाया हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में
आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? ये हाइपोथेसिस दिया था जेम्स लवलॉक ने। कब दिया था? 1970 में दिया था। ठीक है, गाया हाइपोथेसिस मतलब ये 1970 में ये प्रपोज किया गया था जेम्स लवलॉक के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब होता है गाया हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक जैसे जो पूरी अर्थ है जिसमें बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ओशन है और लैंड है, वो एक सिंगल या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, जैसे इसमें ह्यूमंस और बाकी सारी स्पीसीज जो है इसी बड़े ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं, और हर स्पीसीज का अपना एक वाइटल रोल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाया हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल नहीं होगा क्योंकि ये 1997 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी आया था जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीज को बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है, ये एक साइंटिफिक फिजिकल फेनोमेनन है जिसमें सर्टेन गैसेस लाइक CO2 मीथेन ये सब एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करते हैं जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? जैसे कार्बन फुटप्रिंट जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, ये एक मेजरमेंट टूल है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रीन हाउस का एमिशन को क्या करता है? क्वांटिफाई करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे सारे ऑथर्स हैं और उनके वर्क्स, और एक मैं बता दूं ये जितने ऑथर्स हैं सब फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट के ये से। देखो, फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है नेट जेआरएफ के लिए। अगर आपने फेमिनिज्म अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लीज उसको ये कर लो, उसमें से 4 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है या उसका डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ये ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या होता है, उसके वेव्स कितने हैं, और स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म, प्लीज आप जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आती हैं जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर जेंडर ट्रबल के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने जेंडर ट्रबल 1990 में लिखा था। ठीक है, उसके बाद आती है बी सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स इन्होंने लिखा है। ठीक है, कब लिखा है? तो 1970 में लिखा है। यहीं से ये रेडिकल फेमिनिज्म की एक बहुत जो सुलाजित फायरस्टोन है, ये रेडिकल फेमिनिज्म से बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है उनकी। ठीक है, उसके बाद आती हैं बेल हुक्स। बेल हुक्स जो है एंड आई अ वोमेन, ब्लैक वोमेन के ऊपर, ब्लैक वोमेन ये पूरा नहीं लिखा गया है, एंड फेमिनिज्म, ब्लैक वोमेन एंड फेमिनिज्म, जो 1981 में आया था। ठीक है, चलिए बेटी फ्रेडेनेंड द फेमिनिन मिस्टेक लिखा है इन्होंने। ठीक है, कब लिखा है? 1963 में लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग फैक्चुअल बेसिस पे होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं फैक्चुअल होता है। इसको आपको करने के लिए अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको समझना होगा, चीजें समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45। The equiprobability of selection to every unit in a universe refers to equiprobability, मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस सबके पास इक्वल है। ठीक है, किसी को भी ये होता है, तो ये कहां से आ रहा है? ये आप खुद देख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी से आ रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कहां से आती है? रैंडम सैम्पलिंग से आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग उसे बोलते हैं, जैसे उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बोलता है कि रिसर्च पॉपुलेशन के हर यूनिट का जो सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल या बराबर चांस होता है उसमें सेलेक्ट होने का। ठीक है, मतलब कोई भी यूनिट दूसरे यूनिट से ज्यादा या कम चांस नहीं रखता सिलेक्ट होने का। ठीक है, अगर मान लो क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 का चांस है कि वो 100 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। राइट, तो 100 का बराबर चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी सबका चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर
रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। अब देखो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसको बोलते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसमें रिसर्चर जो भी यूनिट्स इजीली अवेलेबल हो उन्हें सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग किसको बोलते हैं? इसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक पर्पस के बेसिस पे यूनिट सेलेक्ट करता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में जाता हूं, उसमें बोलता हूं मुझे अगर आईफोन के ऊपर रिसर्च करना है, मैं बोलता हूं यहाँ पे आईफोन किसके किसके पास है। ठीक है। अगर 50 लोग हैं, उसमें से 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो उन 10 लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। बाकी 40 लोगों को रिजेक्ट कर दूंगा। डबल सैम्पलिंग क्या होता है? ये एक मतलब टेक्निक है जिसमें दो स्टेजेस में सैम्पलिंग होता है। ठीक है। पहला होता है इनिशियल स्टेज, जिसमें पहले एक इनिशियल सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसी बेसिस को आगे लाके क्या किया जाता है? डिटेल्ड डिटेल्ड रिसर्च उस पर किया जाता है। ठीक है। आई थिंक सो कि मैं ये 45 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पाया। और बाकी का जो क्वेश्चन है 46 से लेके 90। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, 46 से 90 ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो कल आ जाएगा उसमें मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और साथ में ये भी है कि जो 91 से लेके 100 तक का क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिस आप खुद से करो। ये बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप इसको वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखो, एनालिसिस करो और कमेंट में मुझे बताओ इसमें आपको कुछ ऐड करना है या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है, उसको ऐड करना आप चाहते हो या नहीं। ठीक है। ये आप ही का चैनल है, प्लीज डिकोड सोशियोलॉजी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। चलो, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।